स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज के वीडियो में साइंस का टॉप 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो बिहार उत्पाद पुलिस के साथ साथ आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों का सिलेबस एक ही है फ्रेंड्स, ठीक है। और दोनों में क्वेश्चन है जो 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। और ये साइंस का जितने से भी प्रश्न है फ्रेंड्स आपका 10th लेवल से ही है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो वीडियो को चलिए लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। आज का पहला सवाल है, लकड़ी का एक गुटखा पानी, इसका घनत्व देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ऊपर अपनी आयतन के 30% तैरता है, तो लकड़ी का घनत्व क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आएगा। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य होता है। देखिए प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का क्या उद्देश्य होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बीओडी को कम करना, ठीक है। बीओडी क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का जो मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, वो आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करना होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, बीटी कॉटन नहीं है, क्या है फ्रेंड्स तीन का करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सभी। तीन का करेक्ट आंसर डी होगा, सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी। ये आपका क्या नहीं है फ्रेंड्स, तो देखिए यह एक जीएम पौधा है, कीट प्रतिरोधी है, एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र है, सभी पेस्टिसाइड के लिए प्रतिरोधी है, जो आपका बीटी कॉटन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका कि कोई वस्तु अपने विराम इतना और इतना से चलना शुरू करती है और एक्स अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, समय 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच अपनी अवधि में इसका औसत वेग क्या होगा। 4 का करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 9 मीटर प्रति सेकेंड। पाँचवा नंबर सवाल देखिए कि निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। चलिए इसमें से कौन सा जोड़ा है जो आपका गलत है, ये छांटना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका कह रहा है रामसर सभा वायु प्रदूषण, दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन रिक्तीकरण, रियो सभा धारणीय विकास। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका पहला नंबर ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है। रामसर सभा है जो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, ये आपका ऑप्शन गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स जो रामसर सम्मेलन होता है या सभा होता है नम भूमि के लिए, किसके लिए होता है, तो देखिए याद रखिएगा नम भूमि के लिए होता है, ठीक है। नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है रामसर सभा। तो सभी लोग याद रखिएगा जो रामसर सभा है फ्रेंड्स वायु प्रदूषण के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, तो जो नम भूमि है आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय एक प्रयास है रामसर सभा। बाकी ये सभी लोग याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल किससे है, तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट ओजोन रिक्तीकरण से है। और रियो सभा है जो आपका धारणीय विकास से है। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामसर सभा किससे संबंधित है, तो आप याद रखिए नम भूमि के संरक्षण से। छठा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स आपका ये न्यूमेरिकल भी है। एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव्य का अपवर्तनांक क्या होगा। छठा नंबर सवाल, तो छठा नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा, ठीक है। सातवां नंबर सवाल को देखिए, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन कौन है, नहीं क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें दो क्वेश्चन बनता है। एक तो प्राथमिक रंग कौन कौन है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो प्राथमिक रंग याद करने का सभी को मैं तरीका बताया था, सिंपल, नहला कहते हैं ना, नहला यानी यही आपका 3 है जो प्राथमिक रंग है। न से नीला, ह से हरा और ल से लाल, 3 रंग है जो प्राथमिक कलर होता है। तो ये नहला याद रखिएगा तो कभी नहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे नहला यानी आपका नीला, हरा और लाल, यही 3 है जो आपका प्राथमिक कलर है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रंग प्राकृतिक में पाए जाने वाले रंग हैं, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं। इंद्रधनुष के रंग है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका है जो सही हो जाएगा 7 का। प्राथमिक रंग वे रंग है जो फ्रेंड्स अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते, जबकि प्राथमिक रंग को मिला करके अन्य रंग उत्पन्न होता है, लेकिन ये है फ्रेंड्स जो आपका अन्य रंगों से मिश्रण से नहीं बने होते हैं, वही प्राथमिक रंग होते हैं। अब प्राथमिक रंग कौन कौन है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया आपको, नहला याद रखना है, नीला, हरा और लाल, ठीक है। नहला
यही है जो 3 आपका प्राथमिक रंग है। 8 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, डिजिटल माध्यमों को निम्न में क्या कहा जाता है? डिजिटल माध्यमों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो 8 का करेक्ट आंसर होगा तृतीय माध्यम उसे कहा जाता है। याद रखिए सभी लोग, डिजिटल माध्यम को क्या कहा जाता है? तो उसे डिजिटल तृतीय माध्यम कहा जाता है। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कोई भी विलयन का अगर पीएच मान 7 रहता है फ्रेंड्स तो क्या वो उदासीन हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का मान कितना होता है? 7। ठीक है, जैसे शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो 7 होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना? 7 ही होगा ना। 10 नंबर सवाल को देखिए। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर है जो आपका फ्रेंड्स किससे संबंधित है? तो ये आपका विकिपीडिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 आपका है कि 4 टाइम 1, ठीक है, बाइनरी का मान क्या होगा? तो इतना बाइनरी का जो मान होता है फ्रेंड्स आपका कितना होता है? 2 की पावर 4 माइनस 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है 12 नंबर सवाल देखिए है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना डब्ल्यू न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगी? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्रुवक ग्लास, ठीक है, पोलराइज्ड ग्लास धूप के चश्मे में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? तो देखिए 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स कि धूप के चश्मे में किसका यूज किया जाता है? तो आपका ये आपका ध्रुवक ग्लास का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, चकाचौंध को कम कर देता है। ठीक है, इसीलिए आपका ये पोलराइज्ड ग्लास का प्रयोग धूप के चश्मे के रूप में किया जाता है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा यही, ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता चकाचौंध को कम कर देता है। 14 नंबर सवाल को देखिए। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करती है तो विद्युत विभव क्या होगा? 14 का, तो देखिए जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव है फ्रेंड्स उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, एंजाइम क्रिया करते हैं, ठीक है, एंजाइम देखिए एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा एंजाइम मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सक्रियण ऊर्जा घटाकर। एंजाइम क्या करते हैं? सक्रियण ऊर्जा घटाकर। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। एंजाइम क्रिया करते हैं किसे? तो सक्रियण ऊर्जा को घटाकर क्रिया करते हैं। प्रोकैरियोट्स में निम्न में से किसका अभाव होता है? ठीक है, 16 नंबर सवाल का। तो देखिए प्रोकैरियोट्स में जो अभाव होता है किसका? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 17 नंबर सवाल को देखिए। दुर्लभ गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं क्योंकि? 17 का, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अस्थिर होता है। सिंपल है फ्रेंड्स, दुर्लभ गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से क्या होता है? अक्रिय होते हैं। क्यों? तो क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थिर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखें। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए बहुत अच्छा सवाल है 18 नंबर सवाल का। तो एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी फ्रेंड्स? तो 18 का बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन सा है? यानी ग्रोथ कंट्रोलर हार्मोन का नाम पूछा जा रहा है। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडोल एसेटिक एसिड, ये है जो आपका कैसा है? तो प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, इंडोल एसेटिक एसिड। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं?
20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो सबसे अधिक परमाणु आपका किस में हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी वाला में। 21 नंबर सवाल, मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जवाब सभी को पता होना चाहिए। सर्वप्रथम जो आपका चांद पर कदम रखा था 1969 ईस्वी, इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य ने पहली बार चांद पर 1969 में अपना कदम रखा था फ्रेंड्स, और वहां पर जो गया था किसके द्वारा फ्रेंड्स, तो अपोलो 11 आप लोग को पता होगा, ठीक है, अपोलो 11 गया था ना, सॉरी अपोलो 11, अपोलो 11 के द्वारा चांद पर, डेट एग्जैक्ट कहे तो 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई, अपोलो 11 के द्वारा 20 जुलाई 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहली बार वहां पहुंचा था फ्रेंड्स, जो अमेरिका का था, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, कवक विज्ञान क्या है। तो 22 का हो जाएगा कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन, क्योंकि कुकुरमुत्ता है जो फ्रेंड्स क्या है वो आपका कवक ही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कवक विज्ञान। देखिए कवक विज्ञान कहें तो फ्रेंड्स इसका माइकोलॉजी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। एक फाइकोलॉजी होता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइकोलॉजी वही कह रहा है, माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान क्या है, तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन करता है। कुकुरमुत्ता मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसको मशरूम कहते हैं। तो मशरूम एक तरह का क्या है, कवक है, फंगे है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर सवाल को देखें कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर सवाल को देखिए, खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था। खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जॉन एफ एंडर्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खसरा जो किससे होता है फ्रेंड्स, तो ये अब एक वायरस जनित रोग है, याद रखिए, विषाणु के द्वारा खसरा फैलता है ना, विषाणु के द्वारा होता है। तो खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार सर्वप्रथम जॉन एफ एंडर्स ने दिया था। 25 नंबर सवाल को देखिए, 25 नंबर सवाल है ओपोमिक्स का अर्थ है। ओपोमिक्स का अर्थ क्या होता है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण। बहुत अच्छा है। ओपोलिक्स मतलब क्या समझते हैं, तो बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है, ओपोमिक्स कहलाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग ने 25 सवाल देखा, और 25 सवाल का एक और मिनी मॉक टेस्ट देख लेते हैं। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए पुनः एक से देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या है। प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम बताना आपको, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका बी, डीएनए, आरएनए, उसके बाद अमीनो अम्ल, उसके बाद प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो क्या होता है, डीएनए होता है, उसके बाद में किसमें, आरएनए में, उसके बाद अमीनो अम्ल, और लास्ट में प्रोटीन्स। तो यही जो आपका प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। पहला का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में कितना 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापक्रम पर इसकी सांद्रता क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 26.47%। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, एंटीजन का मुख्य गुण है। एंटीजन का मुख्य गुण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एंटीबॉडीज का निर्माण प्रेरित करना। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, एंटीजन का जो मुख्य गुण क्या होता है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण प्रेरित करता है, यानी इसको प्रेरित करता है ये आपका एंटीजन। हमारे शरीर में देखिए फ्रेंड्स जो एंटीबॉडी बनाता है, कौन बनाता है, WC बनाता है ना, रोगाणु से, वायरस से लड़ने की जो शक्ति प्रदान करता है, कौन बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, तो WC बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल को देखिए, करा कि 400 हो गया फ्रेंड्स, कितना 401 हो गया, और 402 हर्ट्ज आवृत्ति के समान तीव्रता के 3 ध्वनि स्रोत है, प्रति सेकेंड सुनाई देने वाली बीटों की संख्या होगी। 400, 401, 402 हर्ट्ज आवृत्ति के समान तीव्रता के 3 ध्वनि स्रोत हैं, तो प्रति सेकेंड सुनाई देने वाले बीटों की संख्या क्या होगी। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 1 आएगा, ठीक है। बीटों की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। 5वां नंबर सवाल को देखें,
ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम सुने होंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, ये आपका मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसमें बच्चों की त्वचा का रंग कैसा होता है? देखिएगा फ्रेंड्स, नीला कलर के हो जाता है, जिसको इसलिए से उसे नाम पड़ा है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू मैंने नीला, अब बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो जो इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो त्वचा का रंग होता है ना, उसमें क्या होता है, नीला हो जाता है। इसमें रक्त में क्या होता है, देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है फ्रेंड्स, रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह जब प्रभावित हो जाता है ना, तो क्या होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है जो किसके कारण से होता है फ्रेंड्स? तो ये नाइट्रेट के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रेट, जल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है फ्रेंड्स, तो इसके प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसके बारे में इतना जानिएगा। पुनः एक बार सुने फ्रेंड्स, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो कारण के लिए फ्रेंड्स आपका मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। और जल में जब आपका फ्रेंड्स नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, उसका सेवन करते रहते हैं बच्चे लोग, तो क्या होता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे उसके त्वचा का रंग नीला हो जाता है। उसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। 6ठा नंबर सवाल को देखिए, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, क्या प्रयोग किए जाते हैं? 6ठा का करेक्ट आंसर, इस प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स क्या? VLSI का प्रयोग किया जाता है ना। तो आधुनिक कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? VLSI। VLSI का फुल फॉर्म देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसका होता है आपका वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, VLSI का जो फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो जो आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है फ्रेंड्स, आपका यही किया जा रहा है VLSI, अर्थात वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा VLSI। 7 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि आपका इतना करा 0.0 इतना आवेश को इतना वोल्ट 15 वोल्ट वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 7 नंबर सवाल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा फ्रेंड्स, 12 जूल इसका करेक्ट आंसर आएगा। 8वां नंबर सवाल को देखिए, सुमेलित करना है आपका। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। एक साइड में पशु बीमारी है फ्रेंड्स, आपका इधर पशु है। देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 8 नंबर सवाल का, ये पशु की बीमारी है, कौन सा बीमारी किस पशु में होता है, इसको सभी को याद करना है फ्रेंड्स। तो देखिए एंथ्रेक्स, मैं बता देता हूँ फिर मिला लीजिएगा। एंथ्रेक्स होता है जो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एंथ्रेक्स नामक जो बीमारी होता है फ्रेंड्स, ये सभी प्रकार के पशुओं में होता है। तो पहला का 2 होगा, याद रखिए एंथ्रेक्स सभी प्रकार के पशुओं में होता है। उसके बाद में बच गया फ्रेंड्स डर्मेटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस होता है जो फिर स्पेशल ये भेड़ और बकरी की बीमारी है। तो इसका बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डर्मेटाइटिस होता है जो भेड़ और बकरी में होता है। रानीखेत तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, रानीखेत बीमारी किसको होती है? तो ये मुर्गी में होता है ना, रानीखेत मुर्गी में होता है। बच गया आपका फ्रेंड्स फुट रॉट। तो फुट रॉट किस में हो जाएगा? स्पेशल आपका भेड़ में होता है। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए का 2। ठीक है, फिर बी का 1, ठीक है फ्रेंड्स, बी का 1 यानी आपका डर्मेटिस है ना, तो डर्मेटिस भेड़ और बकरी। सी का 3 यानी रानीखेत आपका 3 ही हो गया। अब फुट रॉड हो गया जी आपका 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। एक साइड में बकरी का नस्ल है फ्रेंड्स, दूसरा में प्रयोजन है। ठीक है, तो देखिए कौन सा बकरी का पालन किस लिए किया जाता है, किस प्रयोजन से किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका 9 नंबर सवाल का। तो देखिए फ्रेंड्स, जमुनापुरी जो एक बकरी का नस्ल है, इसका जो पालन पोषण करता है किसके लिए फ्रेंड्स? तो ये दूध के लिए, क्या दुधारू होते हैं ये, इसलिए जमुनापारी बकरी है जो किसके लिए? दुधारी के लिए होता है। अब सिरोही जो होती है फ्रेंड्स, इसको पालन किया जाता है किसके? मांस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बी का करेक्ट है। पश्मीना है जो आपका एक बकरी या भेड़ी कह सकते हैं इसको, इसका क्या होता है? ऊन बनता है ना इसका बाल का, तो ये बाल के लिए होगा पश्मीना। बच गया फिर
आपका मालाबार, मालाबार किसके लिए? तो एक खाल के लिए किया जाता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार पुनः कर लें। जमुनापुरी है जो दुधारू के लिए किया जाता है। ठीक है, जमुनापुरी दुधारू के लिए। सिरोही है जो किसके लिए किया जाता है? तो मांस के लिए किया जाता है सिरोही। पश्मीना है जो आपका बाल के लिए, और मालाबार है जो अपना खाल के लिए। 10 नंबर सवाल को देखें। जब जन्म दर तथा मृत्यु दर तुल्य होती है तब उस अवस्था क्या कहलाती है? जब जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है? तुल्य होती है, तब ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका प्लेट्यू अवस्था कहलाती है। ठीक है, जब जन्म दर और मृत्यु दर तुल्य होता है तो प्लेट्यू अवस्था कहलाती है। 11 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स। जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? 11 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो एक होता है जैव बोला, एक खनिज चक्र होता है। ठीक है, एक खनिज चक्र होता है, और दूसरा जो होता है जल चक्र होता है। ठीक है, कौन सा? दूसरा जल चक्र होता है। तो याद रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, एक खनिज जल चक्र और दूसरा जल चक्र होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका 12 नंबर सवाल देखिए क्या है कि 17 ग्राम H2O2 में कितने मोल होंगे? तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 0.5 मोल होंगे। 13 नंबर सवाल आपका है, देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन था? ठीक है, मल्टीपर्पस उपग्रह कौन है बहुउद्देशीय? तो देश में निर्मित है जो मल्टीपर्पस उपग्रह का नाम बताना है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, INSAT इनसैट 2A। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देश में निर्मित पहला है जो बहुउद्देशीय उपग्रह था। इसका इनसैट का फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होता है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा, पहला जो बहुउद्देशीय उपग्रह था जो आपका इनसैट 2A था। 14 नंबर सवाल को देखिए। सफ़ेद होता है, ये सफ़ेदा का नाम सुने होंगे आप लोग। तो सफ़ेदा का सूत्र पूछा जा रहा है इसमें। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सफ़ेदा का सूत्र होता है। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट है और 1 वाट तुल्य होता है। ठीक है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक सभी जानते हैं क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो जो 1 वाट होता है वो किसका तुल्य होता है? तो 15 का करेक्ट आंसर बी होगा। 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर के तुल्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल बन रहा है, शक्ति का व्यवहारिक मात्र यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है। जो 1 वाट होता है वो 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर के तुल्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर 15 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक है? तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक है जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, Ca क्वेश्चन में हो गया फ्रेंड्स H2PO4 के होल 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए। उष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? उष्मा किस प्रक्रिया के द्वारा? बहुत अच्छा सवाल ये भी है फ्रेंड्स। तो देखिए, उष्मा का जो तीव्र गति से स्थानांतरण होता है फ्रेंड्स, चालन संवहन विकिरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो सूर्य से भी फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर उष्मा पहुँचता है विकिरण के माध्यम से होता है। तो इसमें क्या तीव्र गति से होता है। तो 17 का करेक्ट आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि उष्मा का स्थानांतरण फ्रेंड्स चालन से भी होता है, संवहन से भी होता है, विकिरण से होता है, लेकिन सबसे अधिक देखा जाए तो ये आपका यही माध्यम से होता है, विकिरण माध्यम से ज़्यादा होता है। 18 नंबर सवाल को देखें। 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। ये देखिए माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार किसका बना था? तो 18 का ये बना था फ्रेंड्स ईथर परिकल्पना के पतन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। चलिए, विद्युत क्षेत्र जो किसको विक्षेपित कर सकता है? एक्स किरण को, अल्फा या गामा किरण का, न्यूट्रॉन को? तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र है जो आवेशित कणों को विक्षेपित करता है, जैसे अल्फा किरण
अल्फा कण को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विद्युत विक्षेपित कर रहा है ना, तो विद्युत विक्षेपित कर रहा है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो ये आपका अगर यहाँ पर आपका बीटा किरण रहता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। तो इसका डिटेल से समझ लें कि जो विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों को ये आपका विक्षेपित करता है। जैसे में आपका अल्फा और बीटा कण, अल्फा किरण को और बीटा किरण को करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा आंसर में है, फिर ऑप्शन में बी, तो अल्फा हो जाएगा। गामा और न्यूट्रॉन एक्स किरण को नहीं करता है, तो अल्फा बीटा को ये विक्षेपित करता है, तो अल्फा ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर लाल रक्त कोशिका। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो जो लाल रक्त कोशिका होता है उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बाकी मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है, यकृत कोशिका में भी पाया जाता है, श्वेत रक्त कोशिका में पाया जाता है, लेकिन लाल रक्त कोशिका में आपको माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं पाया जाता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, इसरो का प्रमुख परीक्षण केंद्र है। चलिए, इसरो का जो सबसे प्रमुख परीक्षण केंद्र है जो क्या है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होता है, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर SHAR, सार। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, सार हो जाएगा, इसरो का प्रमुख परीक्षण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सार। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो कहाँ पड़ता है, तो ये आपका श्रीहरिकोटा का नाम सुने होंगे, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स, वहाँ स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में हुआ था। सभी लोग याद रखिएगा, आपका सार की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से किस तत्व का संकेत सही नहीं दिया गया है। चलिए, कौन सा तत्व है जिसका संकेत सही नहीं दिया गया है 22 का, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका टीन का TI दे दिया है, शुरू वाला ही गलत है, रेनियम ठीक है, टंगस्टन ठीक है, यही गलत है फ्रेंड्स। आपका टीन का क्या, टीन का TI होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। टीन का जो संकेत होता है क्या होता है, एसिन होता है ना, टीन का एसिन होता है। ठीक है, टीन का संकेत क्या होता है फ्रेंड्स, तो SN होता है, न कि TI होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो आपका गलत है। बाकी का जो संकेत दिया हुआ है, रेनियम का ये RE होता है फ्रेंड्स, ये टंगस्टन का ये होता है, और आपका एंटीमनी का SB होता है। 23 नंबर सवाल को देखिए, एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 34 है, उसकी संयोजकता क्या होगी। चलिए फ्रेंड्स, 23 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोई भी तत्व परमाणु हो फ्रेंड्स, उसके जो बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका संयोजकता होता है ना। तो 23 का जो करेक्ट, सबसे पहले तो जाने फ्रेंड्स कि 34 है, तो 34 किसका है फ्रेंड्स आपका, तो सेलेनियम नाम आपको याद होगा तो पता होगा, सेलेनियम किसका, तो सेलेनियम का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 34 होता है। ठीक है, 34 होता है फ्रेंड्स। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो लास्ट में इसके बाहरी कक्षा में कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 34 किसका है, तो सेलेनियम का है फ्रेंड्स, इसकी संयोजकता 6 होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए कि कोई खाली स्थान एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही तो होता है जो कंप्यूटर के सभी प्रक्रिया को प्रबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने का क्या होता है, परमिशन देता है, अनुमति देता है। आज का लास्ट सवाल फ्रेंड्स, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल, ये भी लास्ट सवाल। तो देखिए, क्रिटिकल जिसको टेम्परेचर कहता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर द्रव का जो सरफेस टेंशन होता है क्या होता है, 0 हो जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। सरफेस टेंशन से बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, आप लोग इसका भी याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका पानी के बूंदों को गोल होना उसका किसके कारण होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण आता है। तो ये सभी इससे संबंधित बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग इसका क्लियर रखिएगा। तो क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 50 प्रश्न हम लोग साइंस के देखे, 25-25 दोनों मिनी मॉक टेस्ट में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी एप्लीकेशन पे काम चालू है और जल्द ही फ्रेंड्स उसमें जितना जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि उसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाए और अच्छी से आप लोग की तैयारी की जाए। फ्रेंड्स, तब तक आप लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और नीचे जो हमारा चैनल का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो कल मैं भेजा था और कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि जो भी जितना सब मैं वीडियो बनाया हूँ, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उसको एक दिन मैं समय निकाल करके फ्रेंड्स पीडीएफ बना करके सभी उस पर मैं सेंड कर दूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्कूल कार्य में ज़्यादा बिजी हूँ फ्रेंड्स एप्लीकेशन में, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है। पीडीएफ बनाएंगे, उसका आंसर भी उसमें देना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।